Morning dear students, as continuing your chapter 1 revision, today we will talk about the next topic, that is understanding mind and behavior. You will recall that psychology was once defined as a science of the mind. For many decades the mind remained a taboo in psychology because it could not be defined in concrete behavioral terms or its location could not be indicated. If the term mind has returned to psychology, we should thank neuroscientists like Sperry and physicists like Penrose, who have given it the respect which it deserved and now has. There are scientists in various disciplines including psychology who think that a unified theory of the mind is a possibility, although it still is far away. देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक प्रीवियस स्टडी अभी जब तक हमने की है तो उसमें हमने क्या देखा है कि जो साइकोलॉजी थी उसको काफ़ी लंबे समय तक क्या माना गया था, साइंस ऑफ द माइंड. ओके, और ये माना गया था जो माइंड है वो सेपरेटेड है और उसका जो हमारी बॉडी है या बिहेवियर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ठीक है, लेकिन जब साइकोलॉजी अपने मॉडर्न लुक में आई है तो वहाँ पर क्या माना गया, जो माइंड है आपका वो आपकी बॉडी प्रोसेस से, आपके बिहेवियर से कनेक्टेड है. ओके, व्हाट इज़ माइंड? Is it the same as brain? It is true that mind cannot exist without brain, but mind is a separate entity. This can be appreciated on account of several interesting cases that have been documented. Some patients whose occipital lobes, which are responsible for vision, were surgically removed, have been found to be responding correctly to location and configuration of visual cues. अब यहाँ पर बात आती है कि माइंड क्या है. क्या ये ब्रेन और जो माइंड है वो सेम एंटिटी है? एक ही चीज़ है. ब्रेन को भी हम माइंड कह सकते हो, माइंड को भी ब्रेन कह सकते हैं. ये माना जा सकता है कि ये जो माइंड है वो ब्रेन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी माइंड क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है. अगर हम ब्रेन के कुछ, जैसे अभी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने कुछ पेशेंट्स के ऑक्सीपिटल लोब का कुछ पार्ट रिमूव कर दिया, और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ऑक्सीपिटल लोब? विजुअलाइजेशन के लिए. तो वहाँ पर जब वो ऑक्सीपिटल लोब को रिमूव कर दिया, उसे कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उस पेशेंट ने चीज़ों को विजुअलाइज किया. वो किसके बेस पर किया? उसने माइंड के बेस पर. ओके, अब एज यू नो वेरी वेल दैट वी स्टडी माइंड एंड बिहेवियर इन साइकोलॉजी. ओके, अब हमें ये भी जानना चाहिए कि माइंड और ब्रेन में डिफरेंस है. अब वो डिफरेंस क्या है? ठीक है, वो डिफरेंस है कि हम माइंड को क्या कर सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं. ऑन द अदर हैंड वी कैन टच और सी द ब्रेन. ठीक है, अब ब्रेन के अंदर जो प्रोसेसेस चलती हैं, मेंटल प्रोसेसेस चलती हैं, ये तो हम सभी जानते हैं ब्रेन के अंदर. तो वो जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो क्या हैं, आपकी माइंड है. ठीक है, इन एंशिएंट साइकोलॉजी ये समझा जाता था कि माइंड एंड बॉडी में कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, दे आर सेपरेट टू ईच अदर. माइंड अपना वर्क करता है, बॉडी अपना वर्क करती है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, बट ये मिसकंसेप्शन बहुत पहले था. ठीक है, ये एक मिसकंसेप्शन था कि बॉडी और जो आपका माइंड है ये अलग अलग वर्क करता है. लेकिन आफ्टर द रिफॉर्मेशन इन साइकोलॉजी, माइंड और बॉडी का जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप था उसको क्या किया गया, समझा गया. ये माना गया कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं माना जा सकता. अब हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देखिए बेटा, अगर आपका माइंड जो है खुश है, आप जो है अच्छी स्टेट में, अच्छी मेंटल स्टेट में हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका बिहेवियर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस वाला हो जाएगा. अगर आपकी मेंटल स्टेट सैडनेस वाली है, आप दुखी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस है आपके माइंड में, एंजाइटी है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग जनरेट हो जाएगा. आपने क्लास के अंदर भी कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि आप क्लास के अंदर एंटर होते हैं मॉर्निंग में. ठीक है, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आपसे पहले आए हुए बैठे होते हैं. ठीक है, अब किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो उस बच्चे की, या फिर उसके पेरेंट्स के बीच में अच्छे रिलेशन ना हो, तो वो चीज़ वो बच्चा घर से कैरी करके लेके आया अपने माइंड में रख कर. ठीक है,
अब वहाँ पे वो बच्चा एक सैडनेस वाली पोजीशन में बैठा है, आप उससे बात कर रहे हो, आपने गुड मॉर्निंग विश किया, उसने अच्छे से बस ऐसे ही बोलते हैं हाँ गुड मॉर्निंग, तो वहाँ क्या है, वो उसका बिहेवियर है, ठीक है। उस बिहेवियर के बेस पर आप एनालाइज एकदम से कर लेते हो कि आज इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उससे पूछते हो कि सब ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम है क्या, आज बड़े सैड से नज़र आ रहे हो। तो वो क्या है, आपके जो मेंटल स्टेट थी, आपकी जो माइंड के अंदर प्रोसेस चल रही थी, जिस प्रोसेस में क्या था, स्ट्रेस था, एंग्जाइटी था, एंगर था, जो भी था, वो कहाँ शो हुआ आपका, कहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, आपके बिहेवियर के थ्रू। तो माइंड और ये जो आपका बिहेवियर है, ये क्या है, इंटर रिलेटेड है, इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, ओके। इसलिए ये कहा जाता है कि आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। इफ़ यू थिंक पॉजिटिव देन इट विल अफेक्ट योर बॉडी पॉजिटिवली। आपके अंदर जो हार्मोन्स है वो कैसे रिलीज होंगे, सही क्वांटिटी में होंगे। भाई हमारा जो माइंड है अगर पॉजिटिवली सोच रहा है, हर चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट देख रहा है, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चल रही है वो भी क्या होगी, पॉजिटिवली वर्क करेगी। हमारे जो हार्मोन्स है वो सही क्वांटिटी में रिलीज होंगे। ये तो आपको पता ही है बेटा, आपने साइंस पढ़ी होगी 10th तक, कि हार्मोन्स का हमारे बिहेवियर पर और हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर हार्मोन्स में डिसबैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन्स का रिलीज़ है वो कम या ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर हमारी बॉडी में भी प्रॉब्लम आ जाती है और हमारा जो माइंड है वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, ओके। तो अगर हम अच्छे से सोच रहे हैं पॉजिटिवली, हमारे माइंड में निगेटिविटी नहीं है, किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, अगर है भी तो हम ओवरकम कर रहे हैं उनको, तो क्या होगा, जो हमारे हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं वो सही क्वांटिटी में होंगे और जो बॉडी को फिट और फाइन बनाने में हेल्पफुल होंगे, ओके। Ornish has shown this in a number of studies with his patients. In these studies, a person with blocked arteries was made to visualize that blood was flowing through his blocked arteries. After practicing this over a period of time, significant relief was obtained by these patients as the degree of blockage became significantly less. अब ये जो आपके साइकोलॉजिस्ट है ऑर्निश का यहाँ पर नाम आया है, उन्होंने क्या किया, अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, किस चीज़ को शो करने के लिए, माइंड और बिहेवियर के रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए, कि इन दोनों के अंदर एक इंटर रिलेशनशिप है, उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक पेशेंट लिया जिसकी जो आर्टरीज थी वो कैसी थी, ब्लॉक्ड थी। उन्होंने डेली प्रैक्टिस से उसको विजुलाइज कराया कि उसकी जो ब्लॉक्ड आर्टरीज में क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है। ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या करा, उसको पेशेंट को विजुलाइज कराया कि उसकी ब्लॉक्ड आर्टरीज में क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, उसकी आर्टरीज ओपन हो चुकी हैं, ठीक है। उससे क्या हुआ, आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सिग्निफिकेंट relief was obtained by this patient as the degree of blockage became significantly less. अब इससे क्या हुआ कि वो जो पेशेंट था जिसको बार बार डेली प्रैक्टिस के थ्रू हम ये विजुलाइज करा रहे थे कि भाई आपकी जो ब्लॉक्ड आर्टरीज हैं वो प्रॉपरली वर्क करने लगी हैं, धीरे 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 क्या हुआ, जो उसकी ब्लॉक्ड आर्टरीज हैं उसमें क्या हुआ, ब्लॉकेज कम होती चली गई। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया कि जैसा हम सोचते हैं, जैसी हमारी मेंटल प्रोसेस होती है, अगर वो पॉजिटिव वे में वर्क कर रही है, पॉजिटिव वे में सोच रही है, तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर भी पॉजिटिवली पड़ेगा। बट इफ़ आर थिंकिंग नेगेटिवली, इफ़ वी सी नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग, तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, ओके। बात करते हैं यूज़ ऑफ मेंटल इमेजरी की, ओके। Mental images generated by a person in his or her mind have been used to cure various kinds of phobias and situations or objects or situation. A new discipline called psychoneuroimmunology has emerged, which emphasizes the role played by the mind in strengthening the immune system. अब यूज़ ऑफ मेंटल इमेजरी क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, पर्सन इमेजेस बनाता है, अपने माइंड में क्या करता है, कुछ इमेजेस बनाएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, ठीक है। जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो उसकी लाइफ से रिमूव हो रही हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, उसके साथ कुछ भी रॉन्ग नहीं हो रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, दिस टाइप ऑफ इमेजरी इज़ यूज
टू स्टॉप डिकेइंग हेल्थ सिस्टम। ये क्या करने के लिए की जाती है इस टाइप की मेंटल इमेजरी? क्यों हम ऐसा सोचते हैं, पॉजिटिवली क्यों सोचते हैं, पॉजिटिवली परसेप्शन क्यों हर चीज़ के लिए हम बनाते हैं? क्योंकि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो डिके ना हो, वो उसका क्या हो, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पे जब हम वर्क करते हैं, हमारा जो माइंड है जब पॉजिटिवली सोचता है तो उसका इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ पर पड़ता है और हमारी हेल्थ क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, उसमें डिके नहीं होता। ओके, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है फोबियाज। फोबियाज क्या होता है बेटा? फोबियाज इरेशनल फियर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस। ये एक तरह का डर होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता उस डर का, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता, इरेशनल फियर होता है। किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, वो किसी सिचुएशन को लेकर हो सकता है। जैसे कुछ लोगों में क्या होता है, क्राउड से फोबिया होता है। अगर वहाँ पे 20 या 25 लोग भी एक जगह इकट्ठे हो गए तो वो लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं वहाँ पर, तो वो क्राउड फोबिया भी होता है। किसी को जू फोबिया होता है, किसी को जो है हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया मीन पानी से डर लगता है कुछ लोगों को। तो वो क्या है, जो इरेशनल फियर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके फोबियाज कहलाते हैं। जो वो फोबियाज होते हैं उन पर भी जो हमारी मेंटल इमेजरी है वो वर्क करती है और उनको स्टॉप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ओके, अब यहाँ पर एक बात आई है आपकी, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ये क्या है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इसमें क्या स्टडी करते हैं हम लोग? इसमें ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से माइंड प्रोसेस इम्यून सिस्टम पर इफ़ेक्ट डालती है, कि किस तरह से जो माइंड के अंदर हमारी थिंकिंग चलती है, हमारा माइंड प्रोसेस करता है जिस तरह की एस्पेक्ट्स को लेकर, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसका इफ़ेक्ट किस पर पड़ता है, हमारे इम्यून सिस्टम पर। तो इम्यून सिस्टम और जो माइंड प्रोसेस है उसके बीच में जो रिलेशन है उसको कौन स्टडी करता है? आपका साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ओके, अगर हमारा माइंड खुश है, सेटिस्फाई है, ओके, तो हमारा जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बॉडी के अंदर, वो क्या करेंगी, प्रॉपर वे में वर्क करेंगी, जिनका हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। ओके, इसलिए आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, एंजाइटी एक्सेट्रा आर विक्टिम ऑफ पुअर इम्यूनिटी सिस्टम। आपने देखा होगा नॉर्मल लाइफ में जो लोग हर समय स्ट्रेस्ड रहते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, हर चीज़ का प्रेशर लेते हैं माइंड में, तो उनकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनके अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करते, और जो उनके अंदर ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। आपने देखा होगा जो किडनी है, किडनी के ऊपर भी जो हमारा स्ट्रेस है बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालता है। जो लोग हर समय स्ट्रेसफुल सिचुएशन को झेलते रहते हैं, हर समय उनके माइंड में कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती हैं, तो उनकी किडनी बहुत जल्दी डैमेज होती हैं। तो अब देखिए, वर्क तो कर रहा है हमारा माइंड, टेंशन कौन ले रहा है, हमारा माइंड, लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, आपकी किडनी पर, आपके बॉडी ऑर्गन्स पर पड़ रहा है। इट मीन्स कि जो हमारी माइंड प्रोसेस है और जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते। सो अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, फिट रहें, किसी तरह का डिसीज़ ना हो, तो वहाँ पर हमें अपनी मेंटल प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, निगेटिविटी को रिमूव करना होगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना होगा। हो सकता है कि लाइफ में कुछ निगेटिविटी आती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसमें पॉजिटिविटी ढूंढिए आप। अब ये कोविड-19 वाला सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, निगेटिव सिनेरियो है ये, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव सोचिए। अगर आप इसी को आप न्यूज़ चैनल्स पर देखेंगे कि आज इतने लाख पेशेंट हो गए, अब इतना हो गया, वहाँ पर डेथ रेट इतना हो गया, ये सब हो गया, तो अब क्या है, वो निगेटिविटी देखते रहोगे तो क्या होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी वीक हो जाएगा, क्योंकि आप हर समय क्या कर रहे होगे, एक निगेटिविटी अपने माइंड में कैरी कर रहे होगे। तो वहाँ से बाहर निकलना होगा। हर सिनेरियो का, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कभी ना कभी तो एंड होता है, ठीक है। कांस्टेंट तो नहीं है कोई भी चीज़, ना तो हैप्पीनेस कांस्टेंट है, ना ही सैडनेस कांस्टेंट है। तो जब कुछ कांस्टेंट ही नहीं है तो उस चीज़ को लेकर अपने माइंड को प्रेशराइज क्यों करना, ठीक है, जो चीज़ हो रही है ठीक है, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने का भी हमें एक रास्ता ढूंढ लेना चाहिए, ठीक है।
तो जो हमारा बॉडी है और माइंड है ये आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है और इनको अलग नहीं किया जा सकता. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी. Psychology is a modern discipline which is influenced to a large extent by Western developments, has a short history. अब ये जो हमारी साइकोलॉजी है इसका इवोल्यूशन स्पान क्या है, इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, जो आज हम मॉडर्न वे में हम साइकोलॉजी को देख रहे हैं, तो ये कैसे आई इस फॉर्म में. तो ये जो आपकी साइकोलॉजी एज अ मॉडर्न डिसिप्लिन अगर हम इसको देखें तो ये कहाँ से आई है, आपकी वेस्टर्न कंट्रीज से आई है. तो हमें पता ही है कि ये जो इसका इमर्जेंस है वो कहाँ हुआ है, आपकी वेस्टर्न कंट्री में हुआ है साइकोलॉजी का. और इसकी जो है शॉर्ट हिस्ट्री है. ओके, इट ग्रू आउट ऑफ एंशिएंट फिलॉसफी कंसर्न विद क्वेश्चंस ऑफ साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. अब जो हमारी एंशिएंट फिलॉसफी है उससे ये क्या है, जुड़ी हुई है. ये तो हमें भी पता है कि जो साइकोलॉजी है उसका इमर्जेंस कहाँ से, फिलॉसफी से हुआ है. जो फिलॉसफी है वो क्या है, वो प्रूव नहीं कर पाती. जो उसके अंदर टर्म्स दिए होते हैं, जो थ्योरीज दी होती हैं, उनको प्रूव नहीं कर पाती. बट साइकोलॉजी क्या कर रही है, साइकोलॉजी क्या करती है कि उसके अंदर जो भी टर्म्स हैं, जो भी थ्योरीज हैं, उनको प्रूव कर देती है. इसलिए साइकोलॉजी फिलॉसफी से कई गुना आगे आ चुकी है. ओके, we mentioned earlier that the formal beginning of modern psychology is traced back to 1879 when the first experimental laboratory was established in Leipzig. जो हमारी फर्स्ट लेबोरेटरी थी साइकोलॉजी की, एक्सपेरिमेंटल लैब थी, वो कहाँ पर आपकी इस्टेब्लिश हुई थी, लिप्जिग में. और कब हुई थी बेटा, 1879 में. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. जर्मनी बाय विल्हेम वुंड. और इसको किसने इन्वेंट किया था, किसने इसको इस्टेब्लिश किया था, एक जर्मन था साइकोलॉजिस्ट, वो था विल्हेम वुंड. उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था. Wundt was interested in the study of conscious experience and wanted to analyze the constituents or the building blocks of the mind. अब ये जो वुंड थे वो क्या, किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, वो इंटरेस्टेड थे कि जो आपके कॉन्शियस लेवल पर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसकी स्टडी करना चाहते थे. और वो क्या चाहते थे, एनालाइज करना कि किस तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे माइंड में, किस तरह की चीज़ें होती हैं जिनके बेस पे हमारा जो माइंड है वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस गेन करता है. साइकोलॉजिस्ट ड्यूरिंग वुंड्स टाइम एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड थ्रू इंट्रोस्पेक्शन एंड देयरफॉर वर कॉल्ड स्ट्रक्चरलिस्ट. अब जो वुंड के टाइम के वो थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने किस पर वर्क करा, माइंड के स्ट्रक्चर पर वर्क करा. ओके, माइंड का कैसा स्ट्रक्चर है, और वो किसके थ्रू करा, उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू. और इसलिए वो क्या कहलाए, स्ट्रक्चरलिस्ट कहलाए, क्योंकि उन्होंने किस पर वर्क करा, माइंड के स्ट्रक्चर पर. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की. अब जो फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कौन थे, विलियम वुंड थे. ही स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस बाय इंट्रोस्पेक्शन. उन्होंने किस चीज़ के स्ट्रक्चर पर वो किया, स्टडी की, माइंड के स्ट्रक्चर पर. ओके, और किसके थ्रू, इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू. नाउ व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन. अब इंट्रोस्पेक्शन क्या है, इंट्रोस्पेक्शन इज दैट प्रोसीजर जिसमें किसी पर्सन से साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में डिटेल में उसके एक्सपीरियंसेस पूछे जाते हैं. ठीक है, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और फिर हम क्या कहेंगे कि भाई आप बताइए कि आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए. ठीक है, वो कहलाता है आपका इंट्रोस्पेक्शन. बट इंट्रोस्पेक्शन इज नॉट साइंटिफिक. अब ये साइंटिफिक तो है नहीं, बिकॉज इसमें क्या होता है, जो आउटसाइडर की अपनी सोच भी इफेक्ट डालती है. सपोज मैंने एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया ये जानने के लिए कि पॉवर्टी कॉजेज सो मैनी एडिक्शंस. ठीक है, अब यहाँ मैंने एक इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज़ किया. अब सब्जेक्ट जब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं मेरे खुद के एक्सपीरियंस भी तो उसके साथ क्लैश करेंगे. सो रिजल्ट विल नॉट बी एक्यूरेट. That was the reason this led to the development of new perspective in psychology. भाई अगर हम इंट्रोस्पेक्शन ले रहे हैं किसी का तो वहाँ पर क्या है, वो बंदा हमें कुछ बता रहा है, हम सुन रहे हैं उसकी बातें. वहाँ पर क्या है कि हमारा जो खुद के व्यूज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं मैटर करेंगे. हमें उसकी बातें सही भी लग सकती हैं, गलत भी लग सकते हैं. वहाँ पर क्या किया हमने, अपने जो सोच है, हमारा जो अपना पर्सपेक्टिव है, उसको भी क्या करा, मिक्स कर दिया. तो ये जो स्ट्रक्चरलिज्म था
इसलिए इसको फॉल्टी माना गया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, इंट्रोस्पेक्शन को यूज़ किया गया था। और इन्होंने फिर क्या किया, जो एक नया आपका फंक्शनलिस्ट जो थे, उन्होंने एक नया साइकोलॉजी के ऊपर उन्होंने वर्क किया और उसको नाम दिया उन्होंने फंक्शनलिज्म। ओके।